आज हम बात करेंगे क्लास 12th के सेकंड लेसन लॉस्ट स्प्रिंग की, जो कि स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड है। और इसके जो ऑथर हैं एनिस जंग, इनका जो बर्थ हुई थी वो 1964 में हुई थी। और राउरकेला में जन्म लिया था इन्होंने और अपना बचपन हैदराबाद में बिताया था। इन्होंने जो बुक लिखी है लॉस्ट स्प्रिंग, वो दो बच्चों के जो उनका भविष्य, उनका जो बचपन है वो छिन जाता है इस चीज़ के ऊपर है। और कैसे वह गरीबी में आकर फंस जाते हैं और अपने ट्रेडिशन को छोड़ देते हैं, और जिस कारण उनका बचपन छिन जाता है। इस चीज़ के बारे में हम इस स्टोरी में बात करेंगे। इस स्टोरी के अंदर, लॉस्ट स्प्रिंग के अंदर, इसके दो पार्ट्स हैं। एक पहला है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो साहिब आलम है, और जो सेकंड हमारा जो पार्ट है वो है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, जिसमें जो मेन कैरेक्टर है वो मुकेश है। और इन दोनों स्टोरी की जो थीम है वह अलग अलग है। जैसे जो साहिब आलम की स्टोरी है वह गरीबी के ऊपर है, और जो मुकेश की कहानी है वह चाइल्ड लेबर के ऊपर है। अब हम बिना देरी किए इस लेसन की शुरुआत करते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट की, समटाइम्स आई फाउंड अ रुपीज़ इन द गार्बेज, जिसमें जो एक साहिब आलम होता है उसके बारे में यह स्टोरी है। जो कि यह स्टोरी बेसिकली उन लोगों पर है जो कि जब बांग्लादेश संकट था 1971 में, जब वहाँ पर संकट आया था तो वह लोग शरणार्थी बनकर भारत में आ गए थे और यहाँ पर फैल गए थे, जो कि बहुत बड़ी तादाद, लगभग 20,000 लोगों की तादाद में यहाँ पर आए थे। वहाँ बांग्लादेश से यहाँ पर आकर बस गए थे, और जिनके पास यहाँ पर रहने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है, और वो गैर कानूनी ढंग से यहाँ पर आज तक रह रहे हैं। जिनके पास यहाँ पर अपना कोई घर नहीं है, वह जहाँ पर उन्हें खाली जगह मिल जाती है वहाँ पर अपना घर बनाकर वहाँ रहने लगते हैं। और अब हम इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं। ऑथर एक बार कहीं गई होती हैं, तो वह साहिब से उस समय मिलती हैं, जो मॉर्निंग में अपने घर को छोड़कर अपने पड़ोस में कूड़ा बिनने निकला होता है, जो कि उसके लिए गोल्ड होता है। वह मॉर्निंग में सोर्सिंग ऑफ गोल्ड के लिए निकला होता है। और जब ऑथर उससे मिलती हैं तो वो पूछती है, तुम क्या कूड़ा बिन रहे हो, तुम स्कूल नहीं जाते? जब वो है उससे पूछती हैं कि क्या तुम स्कूल नहीं जाते, तो वह जवाब देता है कि हमारे जो नेबरहुड है, यानी हमारे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। स्कूल है जो कि बहुत दूर है। अगर यहाँ पर कोई स्कूल बनता है तो मैं उस स्कूल में ज़रूर जाऊँगा। जब फिर ऑथर कहती है, मैंने तो यह मजाक में पूछा था, और वह हंसने लगती है और जवाब देती हैं। कुछ दिनों बाद जब दोबारा वह कूड़ा बिन रहा होता है तब उसे ऑथर दिखती हैं, और वो भागा भागा उनके पास आता है और कहता है, क्या हमारा स्कूल रेडी हो गया? तब वह यह सुनकर बिल्कुल एम्बेरस हो जाती है, क्योंकि उन्होंने यह मजाक में किया हुआ था और कहा था, और उससे उन्हें यह पता भी था कि वह इस प्रॉमिस को कभी पूरा नहीं कर पाएंगी। जो उन्होंने उसको वह सपना दिखाया था वह बिल्कुल ऐसे ही रह जाएगा। कुछ महीनों तक उसको जानने के बाद वह उससे उसका नाम पूछती है। तब वह अपना नाम बताता है, साहिब आलम। क्या उसे पता है उसके नाम का क्या मतलब है? वह उससे पूछती हैं, क्या तुम्हें पता है कि उसके नाम का क्या मतलब है? तब वह उसे उसके नाम का मतलब बताती हैं कि उसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब कि वह पूरे जो संसार है उसका राजा है। और उसको यह विश्वास करने में बहुत ही कठिनाई होती है, वह इस चीज़ का विश्वास नहीं करता। अब जो साहिब आलम है वह अपने नाम का बिना मतलब जाने हुए वह यह देखती हैं कि वह सारे अपने दोस्तों के साथ, जो कि सारे के सारे बिना चप्पल, बिना किसी चीज़ पहने, पैरों में नंगे पाँव घूम रहे होते हैं और हर कचरा चुन रहे होते हैं। वह जब उन्हें देखती हैं तो वह सुबह के समय, जैसे पक्षी चहचहाते हैं तो पक्षियों का उन्हें सुबह के समय झुंड दिखता है, तो वैसे ही यह बिना चप्पल के बेयर फुट जो इसका ग्रुप है वह सुबह के समय दिखता है, और डे होते ही वह क्या हो जाता है, बिल्कुल ओझल हो जाता है। फिर अगली सुबह वह दिखता है बिल्कुल उन्हीं चिड़ियों की तरह जो सुबह के समय दिखती हैं और दोपहर होते ही या दिन होते ही गायब हो जाती हैं। फिर वह उससे पूछती हैं कि क्या तुम्हारे पास चप्पल नहीं है, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी? तो वह उसे बताता है कि मेरी मदर ने कभी मेरे लिए चप्पल नहीं खरीदा है, और सिंपली वह ऐसा आंसर देता है। फिर वह देखती हैं कि उनमें से एक दो ने जूते पहने होते हैं, जिसमें से एक के जूते तो मैच भी नहीं कर रहे होते हैं। उसने एक पैर में अलग तरह के जूते और दूसरे पैर में अलग तरह के जूते पहने होते हैं। तो वह उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे ये जूते अलग अलग क्यों हैं? तो वह कहती है, मेरे को तो जूते चाहिए, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, और मैंने कभी भी कोई भी पेयर जूते का नहीं खरीदा है। यह तो जब मैं घूम रहा था तो मेरे को एक बच्चा आकर देकर गया था। लेकिन तब वह उनकी दशा देखकर
जो एनीस जंग है वो बताती हैं कि जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं बहुत सारी कंट्री में जाती हूँ जहाँ पे देखती हूँ कि चिल्ड्रन बेयरफुट हैं, जैसे कि सिटीज़ में या फिर विलेजेस में, लेकिन वह ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के, वह ट्रेडिशन मानते हैं बेयरफुट चलने का, इसीलिए वह चलते हैं। यह एक ऐसा एक्सप्लेनेशन है, बट यहाँ पर इनके साथ बिल्कुल अलग है। इनके पास गरीबी के कारण इनका जो एक एक्सक्यूज़ है जिसकी वजह से यह बेयरफुट रहते। तभी उन्हें एक स्टोरी याद आती है जो कि उन्हें एक आदमी ने सुनाई थी, जो कि उद्दीपी, जिनका नाम कि उद्दीपी था। वह बताते हैं कि एक यंग लड़का होता है जिसके जो कि पुराने मंदिर के पीछे रहता है, और जो उसके पिता होते हैं वह एक प्रिस्ट होते हैं, उस मंदिर के प्रिस्ट होते हैं जिस मंदिर के पीछे वह रहा करता था। लेकिन उसके पास एक जूते के भी पैसे नहीं थे और एक चप्पल या कोई जूते भी नहीं थे। 30 साल बाद जब वो दोबारा वहाँ जाती है तो वहाँ पर एक दूसरा सब कुछ बदल गया होता है। अब उसके घर में एक जो कि होती है प्लास्टिक्स की रेड कलर की चेयर्स होती है, और जो लड़का है उसने ग्रे कलर की ड्रेस स्कूल यूनिफॉर्म पहनी होती है, उसने सॉक्स शूज़ सब पहने होते हैं। और वह जैसे ही घर आता है स्कूल से तो क्या करता है, अपने जो उसका बैग है उसको सीधा बेड पर फेंक देता है। तो उसको यह देखकर ऐसा लगता है कि जब मैंने पहले उस लड़के को देखा था जिसके पास एक पेयर ऑफ शूज़ भी नहीं था, लेकिन आज उसके पास पेयर ऑफ शूज़ है, मतलब कि जो मेरी प्रेयर थी, जो मैं प्रेयर करके गई थी वह सफल हुई। लेकिन अब उसके पास जूते हैं, लेकिन जब मेरे जो इलाके जो मेरा नेबरहुड है वहाँ पे जो रैक पिकर्स है आज, लेकिन आज भी वो क्या है, शूलेस हैं, उनके पास कोई भी शूज़ नहीं है, और वह बिल्कुल नंगे पाँव सुबह सुबह कूड़ा बीनने चले जाते हैं। जो एनीस जंग जो कि इस लेसन की ऑथर होती है, वह दिल्ली के सीमापुरी की बात कर रही होती है, जहाँ पर जो बेयरफुट रैक पिकर्स हैं जो कि उस सीमापुरी में आकर बस गए थे जब बांग्लादेश में 1971 में जो संकट आया था, बांग्लादेश संकट, तो वहाँ से सारे लोग शरणार्थी की तरह यहाँ पर आ गए थे और लगभग 20,000 की संख्या में आकर सीमापुरी में बस गए थे। और उनके पास कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं था यहाँ पर रहने का, मतलब वह बिल्कुल गैर कानूनी से यहाँ की तरह से यहाँ पर रह रहे थे। उनके पास अपना घर नहीं था, वह टीन की तिरपाल लगाकर और जिनकी छतें टपकती थी ऐसे जगह पर रहते थे। उनके जो गलियां थी वहाँ के, बिल्कुल वहाँ पर ऐसे घर बने हुए थे चिपके चिपके, जहाँ पर बिल्कुल सकरने जैसी जगह नहीं थी, और जो उनकी गलियां थी उनमें हमेशा कीचड़ नाला बहता हुआ ऐसा रहता था, बिल्कुल गंदी सी जगह थी, और उस जगह पर वो लोग रहते थे। लेकिन विदाउट परमिट के वो जब वहाँ रहते थे, लेकिन कुछ जो नेता थे जो कि कुछ वोट के लिए उनका क्या करते थे, राशन कार्ड बना देते थे जिससे उनको कम दाम पर राशन मिलता था। लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि यह नेता उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं पता था कि वह नेता सिर्फ उनके वोट्स के लिए उनको राशन कार्ड बनाकर दे रहे हैं, जिस वजह से वो उनको राशन मिलता था और वो वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं थे। जब उन्होंने एक औरत से पूछा कि तुम वहाँ से वहाँ छोड़कर यहाँ पर क्यों आए, तब वह औरत जवाब देती कि वहाँ पर खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, वहाँ पर रहने के लिए, जिसके लिए हम 2 वक्त के खाने के लिए यहाँ पर आ गए हैं और इस जगह पर बस गए हैं। जो उनके घर थे वो बिल्कुल ही छोटे छोटे, बिल्कुल ऐसे जगहों पर थे। वहाँ सीमापुरी जो कि दिल्ली की एक जगह, इसको रैक पिकिंग इसी नाम से जाना जाता है क्या, क्योंकि वहाँ पर जो रैक पिकर्स है वो पूरी भरे हुए हैं और वो हमेशा कचरा चुनते हैं। जो उनको वह गार्बेज है वो उनके लिए गोल्ड के समान है, जो कि उन्हें एक वक्त का रोटी और छत पे रहने का रूफ़, जो कि रूफ़ बेशक टपकती है लेकिन उन्हें देता है। तब एक कभी कभी क्या होता है कि जब वह चिल्ड्रन कचरा बीन रहे होते हैं, गार्बेज बीन रहे होते हैं, तब उन्हें कभी कभी उस जगह पर 10 रुपये का नोट मिल जाता है। तब साहेब कहता है कि जो 10 रुपये का नोट जब मिलता है तब हमारी जो आइज़ है वो लाइटनिंग अप हो जाती है, मतलब कि हमारी आंखों में वो चमक आ जाती है, और हम इस सिल्वर कॉइन, वो हमारे लिए एक सिल्वर कॉइन की तरह, और इसकी तलाश में वह उन्हें बिल्कुल और ज़्यादा एनर्जी मिलती है और उसकी तलाश में वह लोग उसमें और ज़्यादा ढूंढने लग जाते हैं। चिल्ड्रंस के लिए एक सिल्वर कॉइन की तरह था, लेकिन जो गार्बेज है उनके पेरेंट्स के लिए उसका मतलब अलग होता है, जो कि वो उसे इसलिए बेचते हैं ताकि उनका सर्वाइवल चल सके। एक दिन सुबह के समय मैंने साहिब को, एनीस जंग बताती है कि उन्होंने साहिब को एक फेंस गेट के बाहर देखा, जो कि उसके जो पड़ोस में उसका एक फेंस गेट था जहाँ पर बैडमिंटन खेला जाता, वहाँ पर वो साहिब बैठा हुआ था और सारे जो भी उसके अंदर टेनिस खेल रहे थे उन लोगों को देख रहा था। उसको वह गेम बहुत ही पसंद था और वह यह सोचता था कि काश मैं भी यह गेम खेल पाता। उसने उसका गेट का जो गार्ड था उसको भी मना रखा था, जब वो खेल कर चले जाते थे तो वो जो गार्ड है उसे अंदर जाकर खेलने देता था, लेकिन उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं होता था, तो बस वो अंदर जाकर उस रैकेट को बस घुमाता था।
फिर जो साहिब है वह उसने आज जूते भी पहन रखे होते हैं जो कि उसे यह एक लड़का देकर गया था जो कि उसी वहाँ पर खेला करता था, जो कि बहुत ही रिच था। लेकिन उस जूते में एक छेद होता है, लेकिन तब भी यह देखकर उसे बहुत ही एनिस जंग को बहुत ही खुशी होती है कि यह बेयर फुट तो नहीं है, इसका एक ड्रीम तो पूरा हुआ। बेशक जूते में छेद है लेकिन इसने जूते तो पहन रखे होते हैं। अब बहुत ही समय बीत जाता है और कुछ समय बाद एक सुबह जब एनिस जंग है बाहर निकलती हैं तो वह देखती हैं कि साहिब है, उसके हाथ में अब कूड़ा बिनने वाला बैग नहीं, एक जो कंटेनर होता है, दूध का कंटेनर होता है, वह उसके हाथ में था। अब वह एक टी स्टॉल पर काम कर रहा था और वह उनसे मिलता है और कहता है कि अब मैं इस जगह पर काम करता हूँ और 800 रुपये यह मुझे इस काम के बदले देते हैं और 2 वक्त का खाना भी देते हैं। लेकिन जो उसकी जॉब थी वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह उसका फेस बिल्कुल डल था। उसे दिखता है कि अब जो उसके पास जो आज़ादी थी, उस समय जब वो कूड़ा बीनता था तब उसके पास आज़ादी थी, लेकिन अब उसके पास कोई आज़ादी नहीं है। अब उसे अपने जो काम करवाने वाला मालिक है उसका कहा मानना पड़ता था और उसकी आज़ादी उससे छिन गई थी। लेकिन जब वह कूड़ा बीनता था तो उसके पास आज़ादी थी, जब वो चाहे कुछ भी करता और उसका बचपन अच्छा बीत रहा था। लेकिन अब जो वो काम करने लगा था तब उसके पास उसकी आज़ादी छिन गई थी। जैसा जैसा उसका मालिक उसे कहता वैसा वैसा उसे करना पड़ता था। और साहिब, अब यहाँ पर एक लाइन आती है कि साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। इसका मतलब है कि साहिब अपना मास्टर नहीं रहा था, मतलब उसके पास अब अपना हक नहीं था, अब वो दूसरे का कहना मान रहा था। तो यहीं पर यह स्टोरी समाप्त होती है, जिसमें यह बताया गया था कि कैसे साहिब आलम की जो गरीबी थी, गरीबी की वजह से उसकी जो इंडिपेंडेंस थी, जो उसका फ्रीडम था, वो कैसे गुम हो गया और गरीबी कितनी बेकार चीज़ होती है। अब यहाँ पर एक दो क्वेश्चन जो कि मैं पूछ रहा हूँ, अगर आपको इसका जवाब आता है तो इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें। पहला क्वेश्चन है कि जो साहेब था उसका परिवार था वह कहाँ से आया था और यहाँ पर आकर वो क्या करते थे। और जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें जो साहेब है वो या फिर जो बेयरफुट बच्चे हैं, जो बेयरफुट चिल्ड्रंस हैं, वह गार्बेज के अंदर क्या ढूंढा करते थे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो इस वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।